हेलो फ्रेंड, धैर्य स्टडी पॉइंट पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज अपन द्वंद्वात्मक भौतिकवाद डायलैक्टिकल मटेरियलिज्म यानी मार्क्स द्वारा दिया गया जो सिद्धांत था द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, उसके बारे में जो आलोचना है, यानी पिछली वीडियो 2 वीडियो बना चुका हूँ और उनमें मैंने स्पष्ट तरीके से सारा जो सिद्धांत है उसको मैं समझा चुका हूँ। लास्ट वीडियो है, इस पर अपन भौतिक जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है उसकी आलोचना के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद मार्क्स द्वारा दिया गया था, लेकिन इसमें कुछ कमियां रह गई, क्योंकि हम कोई भी चीज करते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ तो कमियां रह ही जाती हैं, और वही मार्क्स के साथ हुआ। इन्होंने दूसरे से सिद्धांत ग्रहण किया, हिगल और फायरबाख से अपना ये सिद्धांत ग्रहण कर लिया और उसमें काफी परिवर्तन भी ला दिया, और इसमें काफी कमियां रह गई, जिससे जो इनसे अलग विद्वान थे उन्होंने इस जो ये सिद्धांत है इसकी बुरी तरीके से आलोचना भी की, क्योंकि कोई भी सिद्धांत आता है तो उसके पक्ष और विपक्ष बन जाते हैं। कुछ विद्वान उसके समर्थक में होते हैं, तो कुछ विद्वान उसके आलोचक भी होते हैं। तो आज अपन इसकी आलोचना देखेंगे कि क्या क्या आलोचना है, इसको पॉइंट के माध्यम से समझेंगे। तो आइए, सबसे पहला पॉइंट बनेगा अपन का आत्म तत्व की घोर उपेक्षा। आत्म तत्व की घोर उपेक्षा, यानी मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि मार्क्स ने इस सिद्धांत में पदार्थ पर ज्यादा जोर दिया है, यानी विचार का तो उन्होंने विरोध किया है। जो हिगल था वो उसकी विचारधारा तो विचार पर आधारित थी, और जो मार्क्स की जो विचारधारा थी वो पदार्थ पर आधारित थी। उनकी विचारधारा पदार्थ पर आधारित होने के कारण वो ये बोलते हैं कि प्रकृति का निर्माण पदार्थ से हुआ है, इसी कारण वो पदार्थ पर तो ज्यादा जोर देते थे, पदार्थ पर ज्यादा जोर देते हैं। लेकिन आत्मा संबंधित ज्ञान, जो आत्मा संबंधित जो ज्ञान है उसकी वो उपेक्षा करते हैं अपने सिद्धांत में। उनको जो आत्मा संबंधित ज्ञान है उसको कहीं स्थान नहीं दिया, और यह भी आलोचना का प्रमुख कारण माना जा सकता है। तो हम लिखेंगे थोड़ा इसके बारे में थ्योरी लिखेंगे कि मार्क्स ने अपने सिद्धांत में पदार्थ अथवा इंद्रियों से प्राप्त ज्ञान को ही प्रमुख स्थान दिया है। लेकिन आत्मा से संबंधित ज्ञान को कहीं स्थान
नहीं दिया है। इसी कारण विद्वान मार्क्स के सिद्धांत की आलोचना करते हैं। यानी मैंने थ्योरी लिख दी है कि आत्म तत्व की उन्होंने घोर उपेक्षा की। मार्क्स ने अपने सिद्धांत में पदार्थ व इंद्रियों से प्राप्त ज्ञान, इंद्रियों संबंधित ज्ञान क्या कि आंख, कान, नाक, होठ और त्वचा संबंधित जो ज्ञान है, यानी इंद्रियां ये हैं, और इनसे संबंधित ज्ञान है ना पदार्थ, और इनसे इंद्रियों से संबंधित जो जितना भी ज्ञान है उसको अपने सिद्धांत में उतारा, प्रयोग किया। लेकिन जो मनुष्य के अंदर जो आत्मा पाई जाती है उसके ज्ञान को बिल्कुल भी नकार दिया। यानी मस्तिष्क के द्वारा जो विचार उत्पन्न होते हैं उनको भी कहीं स्थान नहीं दिया, और जो आत्म तत्व है यानी आत्मा से संबंधित जितने भी तत्व हैं उनको बिल्कुल दबा दिया। इसीलिए विद्वानों ने इसकी आलोचना की है कि आत्मज्ञान को भी इस सिद्धांत में यदि जोड़ देते तो इस सिद्धांत में 4 चांद लग जाते, लेकिन मार्क्स ने बिल्कुल भी ऐसा नहीं किया। दूसरी जो आलोचना है वो भौतिकवाद की धारणा अस्पष्ट एवं गूढ़, यानी जो दूसरी जो आलोचना है वो भौतिकवाद की धारणा अस्पष्ट तथा गूढ़। आपको मैं बता दूं कि मार्क्स ने ये सिद्धांत दिया था, सिद्धांत यानी 2 अलग अलग सिद्धांत हैं, द्वंद्वात्मक सिद्धांत और भौतिकवाद सिद्धांत। इन दोनों को आप जोड़कर भी बोल सकते हैं द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, और आप ऐसे बोल सकते हो द्वंद्वात्मक सिद्धांत भौतिकवाद सिद्धांत। तो उन्होंने जो भौतिकवाद सिद्धांत था उसको अस्पष्ट व गूढ़ ही रखा, यानी उसको खोलकर नहीं बताया। उन्होंने ये बता दिया कि भौतिकवाद के जो सिद्धांत उसमें ये बता दिया कि पदार्थ के द्वारा प्रकृति का निर्माण हुआ, लेकिन किस प्रकार हुआ है, क्या कारण रहे, वो बिल्कुल भी नहीं बताया। उन्होंने ये बताया कि पदार्थ गति करता है, परिवर्तनशील है, इतना बता दिया शब्दों में, लेकिन खोलकर नहीं बताया कि किस प्रकार वो पदार्थों में परिवर्तन होता है, किस प्रकार वो गति करते हैं, ये बिल्कुल भी नहीं बताया। इसी कारण इसको जो भौतिकवाद जो सिद्धांत है उसको रहस्यमयी चीज मानते हैं। यानी ये कोई रहस्य है, खोलकर नहीं बताया इसलिए रहस्य। ये कोई चीज अपन खोलकर नहीं बताते तो रहस्यमयी चीज लगती है। फिर अपन ने तो इतना तक कह दिया कि जो द्वंद्वात्मक पद्धति है ना वो अस्पष्ट व गूढ़ है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि मार्क्स ने अपने ग्रंथों में भौतिकवाद सिद्धांत की स्पष्ट व्याख्या नहीं की कि उन्होंने यह भी स्पष्ट नहीं
किया कि पदार्थ किस प्रकार गतिशील तथा परिवर्तनशील है। और ऊपर में लिख देता हूं, इसको मिटा देता हूं मैं, फिर एक साथ में इनको समझा दूंगा। पहले मैंने समझा दिया इसको। यानी गतिशील पदार्थ किस प्रकार गतिशील और परिवर्तन है, ये भी नहीं समझाया। इन सभी कारणों के कारण यह सिद्धांत कोई रहस्यमयी चीज लगती है। एक विद्वान हुए वेपर लिखते हैं कि द्वंद्वात्मक पद्धति अस्पष्ट एवं गूढ़ है। यानी भौतिकवाद की धारणा अस्पष्ट व गूढ़ है। मार्क्स ने अपने जितने भी ग्रंथ हैं उनमें भौतिकवाद ये सिद्धांत है उसको स्पष्ट तरीके से व्याख्या नहीं की कि ये सिद्धांत इस प्रकार काम करेगा, सब शब्दों में सिमट कर रख दिया इस सिद्धांत को। इसके बाद में उन्होंने यह भी स्पष्ट नहीं किया कि पदार्थ किस प्रकार गति करते हैं और परिवर्तनशील है। यानी उन्होंने पदार्थ के बारे में तो बता दिया कि प्रकृति का निर्माण पदार्थ तो हुआ है, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया, हाँ ये भी बता दिया उन्होंने कि पदार्थ गतिशील है और परिवर्तनशील है, लेकिन इसको खोल कर नहीं बताया कि किस तरह किस प्रकार परिवर्तन होते हैं, किस प्रकार वो गति करते हैं, वो स्पष्ट तरीके से नहीं बताया। और इन सभी कारणों के कारण ये सिद्धांत है ना एक रहस्यमय चीज लगती है कि कोई रहस्य हो। यहाँ पर एक विद्वान है वेपर ने द्वंद्वात्मक पद्धति को अस्पष्ट व गूढ़ कहा, स्पष्ट कह दिया कि द्वंद्वात्मक पद्धति अस्पष्ट व गूढ़ है। तो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो इसका ले सकते हो, जिसके बाद में मिटाता हूं मैं इसको। तीसरी जो आलोचना है वो देखते हैं। तीसरी जो आलोचना है वो द्वंद्वात्मक पद्धति का विकास एक कपोल कल्पना है। यानी विद्वान कहते हैं कि द्वंद्वात्मक पद्धति का विकास एक कपोल कल्पना है। यानी जो मार्क्स वो ये बोलता है कि पदार्थ है और पदार्थ से
सृष्टि का निर्माण हुआ है। यहाँ पर एक बात और आती है, पदार्थ के अलावा जो द्वंद्वात्मक पद्धति है, द्वंद्वात्मक पद्धति और भौतिकवाद पद्धति बोल दो, इसको कुछ भी बोल सकते हो आप। तो ये दोनों है ना, इसके कारण ही वो सृष्टि का विकास मानते हैं, यानी इन दोनों के कारण ही सृष्टि का विकास मानते हैं और पदार्थ भौतिकवाद में आता है। तो भौतिकवाद पद्धति और द्वंद्वात्मक पद्धति से ही वो सृष्टि का निर्माण मानते हैं, लेकिन ये तर्क संगत नहीं लगता है, क्योंकि इस सिद्धांत को हीगल तथा मार्क्स ने बनाया है, यानी मार्क्स ने हीगल से ग्रहण किया, तो दोनों ही ने ही इस सिद्धांत को बनाया है। लेकिन विद्वान आलोचक ये कहते हैं, आलोचकों का मानना है, आलोचकों ने इस सिद्धांत को नकारा है, यानी इस सिद्धांत को उन्होंने नकार दिया क्योंकि इसमें काफी गलतियां थी, और वो ये बोलते हैं कि ये बात तर्क संगत नहीं होती है कि भौतिकवाद और द्वंद्वात्मक पद्धति से आप प्रकृति या सृष्टि का विकास मानो। ये तो दो विद्वानों ने तो डिसाइड किया है ये सिद्धांत, बाकी विद्वानों ने इसका सपोर्ट नहीं किया। इसी कारण विद्वान ये कहते हैं कि ये तो एक कपोल कल्पना है, दो विद्वानों ने बना दी, ये सिद्धांत है, पदार्थ के द्वारा सृष्टि का निर्माण हुआ है, बस इन दोनों ने बना दी, हम इन दोनों की बात क्यों माने। दो विद्वानों के कहने पर आप इस बात को मान रहे हो, और जो अनेक विद्वान हैं उन्होंने इसका समर्थन नहीं किया, तो इस बात को हम नकारते हैं। इस सिद्धांत को हम ज्यादा उपयोगिता नहीं देते हैं, क्योंकि ये मन गढ़ंत कल्पना है जो दोनों विद्वानों ने गढ़ दी। तो यह भी आलोचना थी, यह भी विद्वान इसकी भी आलोचना करते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स हम चौथी आलोचना देखते हैं इसकी। परमाणु की बजाय दृष्टांतों पर बल, यानी जो मार्क्स था उन्होंने अपने सिद्धांत में दृष्टांतों पर बल दिया। दृष्टांत का मतलब नियम। उन्होंने, या लिख देता हूं, मार्क्स ने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद को की पुष्टि करने के लिए नियमों, या आप दृष्टांत भी बोल सकते हैं इसको, यानी नियमों पर अधिक बल दिया, लेकिन कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं दिए। इस कारण आलोचकों
का मानना है कि जो सिद्धांत, जो नियम, आप नियम लिख दो, जो नियम भौतिक जगत पर लागू होते हैं निश्चित नहीं कि वह समाज पर भी लागू हो, पर भी लागू हो। यानी परमाणु की बजाय, यानी मार्क्स ने परमाणु पर ज्यादा जोर नहीं दिया, दृष्टांतों पर या नियमों पर अपने सिद्धांत में जोर दिया। उनका मानना है कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद उन्होंने पुष्टि करने के लिए, यानी द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की पुष्टि करने के लिए उन्होंने नियमों पर अधिक बल दिया, लेकिन कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं दिए। ऐतिहासिक प्रमाण का मतलब कोई ऐतिहासिक घटना नहीं बताई इस सिद्धांत को पुष्टि करने के लिए। जिस प्रकार महाराणा प्रताप है, उसका इतिहास तब जान पाए जब उन्होंने प्रमाण दिया काफी कि इनका जन्म ये हुआ है। इस ग्रंथ के आधार पर हम कह सकते हैं कि महाराणा प्रताप जी का जन्म यहाँ हुआ था। तो वो प्रमाण ऐतिहासिक प्रमाण नहीं दिए, बस वो नियमों पर ही चलते रहे, नियम देते रहे। इसी कारण इसकी आलोचना की, और इसमें जो आलोचकों ने इतना तक कह दिया कि ये जो नियम है ना भौतिक जगत पर लागू होते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो समाज पर भी लागू हो जाए। आलोचकों ने ये माना कि जो नियम बना लगा रहे हो आप, वो भौतिक जगत पर तो लागू होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप भौतिक जगत पर तो लागू कर दिए, लेकिन ये मतलब नहीं निकलता है कि समाज पर भी लागू हो। समाज पर यह लागू हो या नहीं हो कोई पता नहीं, कि आपका ये जो नियम है, वो ये जो सिद्धांत है वो समाज पर भी लागू हो। इसी कारण इस सिद्धांत की उन्होंने आलोचना की। तो परमाणु की बजाय दृष्टांतों पर बल, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। इसके बाद में पांचवी आलोचना देखते हैं। पांचवा, चेतन द्वारा जड़ पदार्थों का संचालन। और छठवा, भौतिकवादी दर्शन। यानी जो उन्होंने आलोचना की, विद्वानों ने पांचवी आलोचना की, चेतन द्वारा जड़ पदार्थों का संचालन। यानी जो सजीव चीज है, सजीव चीज है, यानी सजीव चीज के द्वारा, आप सजीव वस्तु बोल सकते हो, आप वस्तु या सजीव वस्तु, उनके द्वारा जड़ पदार्थों का संचालन आपने सिद्धांत में बताया है। तो इनकी भी उन्होंने आलोचना की। और जो भौतिकवादी दर्शन है, इसकी भी वह आलोचना करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने इस सिद्धांत का पूरा कर लिया है। आप तीनों वीडियो मेरे YouTube चैनल दायरा स्टडी पॉइंट में आप जाकर देख सकते हो। पहले की जो वीडियो है उसको लगातार देखना, तभी ये सिद्धांत आपको समझ में आएगा। बीए पार्ट फाइनल का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, और आप यदि सही तरीके से करके आते हो तो एग्जामिनर आपको अच्छे नंबर देगा। यदि आप पॉइंटों के माध्यम से लिखते हो तो आपको नंबर अच्छे मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें।
आपके कमेंट हमें एक नई दिशा देते हैं। तो फ्रेंड्स, अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।